तो दोस्तों, माधुरी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पीटी 365 अर्थव्यवस्था का 5वां टॉपिक, समृद्धि और विकास। मूल्य का अर्थ, कीमत का अर्थ, मांग और पूर्ति संबंध। नीली रेखाएं और तीर मांग में विवर्तन, वृद्धि या कमी को दर्शाएंगी, और नारंगी रेखाएं और तीर, नीली रेखाएं मांग में वृद्धि या कमी को दर्शाएंगी, और नारंगी रेखाएं और तीर ये पूर्ति को दिख रहा है, पूर्ति वक्र को दिखाएंगी, कमी है, पूर्ति है, कमी है या वृद्धि। मुद्रास्फीति एवं मूल्य लोचन। महंगाई एवं वस्तु की प्रकृति का मांग की मूल्य सापेक्षता पर प्रभाव, बजट व्यवस्था और उपभोक्ता विकल्पों पर असर। मुद्रास्फीति, वास्तविक क्रय शक्ति में कमी, बजट व्यवस्था, उपभोक्ता सामान्यतः गैर अनिवार्य वस्तुओं के प्रति अधिक कीमत संवेदनशील हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन विशिष्ट वस्तुओं की मांग की मूल्य सापेक्षता में वृद्धि होती है। कॉलम एक अनिवार्य वस्तु, जो अनिवार्य वस्तुएं हैं कम सापेक्ष। कॉलम 2 में विलासिता वाली वस्तुएं अधिक सापेक्ष होंगी। कॉलम 3 में टिकाऊ वस्तुएं, स्थगित उपभोग। कॉलम 4 में निम्न कोटि की वस्तुएं, ऋणात्मक आय प्रभाव। सामान्य व्यवहार। मुद्रास्फीति कम सापेक्ष, मांग वक्र कम सापेक्ष। खाद्यान्न, ईंधन, औषधि मूल्य में परिवर्तन के उपरांत भी अनिवार्य क्रय अनिवार्य है। मुद्रास्फीति के दौरान व्यवहार। मुद्रास्फीति अभी भी कम सापेक्ष, बॉन्ड परिवर्तन, महंगे बॉन्ड, सस्ता स्थानापन्न, अन्य वस्तुओं के लिए कम बजट, अभी भी कम सापेक्ष, किंतु उपभोक्ता सस्ते ब्रांड अपनाते हैं। विलासिता वाली वस्तुएं, सामान्य व्यवहार। मांग वक्र अधिक सापेक्ष, डिजाइनर वस्त्र, पैटर्न, मूल्य परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। सामान्य व्यवहार से देखते हैं। मुद्रास्फीति के दौरान व्यवहार। डिजाइनर वस्त्र, पैटर्न। मुद्रास्फीति अतिसापेक्ष, तीव्र संकुचन, अतिसापेक्ष बिक्री में भारी गिरावट आती है। मुद्रास्फीति के दौरान सामान्य व्यवहार, कार, बड़े उपकरण, क्रय का निर्णय, आय और भविष्य की संभावनाओं पर निर्देश। मुद्रास्फीति के दौरान व्यवहार, मांग भविष्य के लिए स्थगित, अभी के लिए पर्याप्त है, उपभोग भविष्य के लिए स्थगित, विलंबित। उपभोक्ता पुरानी वस्तुओं को ही अधिक समय तक चलाते हैं। सामान्य व्यवहार, ऋणात्मक प्रभाव का मांग में अधिक सापेक्ष, जेनेरिक उत्पाद, मोटा अनाज, आय कम होने पर इनकी मांग बढ़ती है। मुद्रास्फीति के दौरान व्यवहार। मुद्रास्फीति, मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि, उपभोक्ता महंगे विकल्पों को छोड़कर इनकी ओर बढ़ता है, ट्रेंडिंग डाउन। संकेत, तीव्र ढाल वाला वक्र, आलोचदार समतल वक्र, लोचदार तीर, मांग व्यवहार में विवर्तन। उत्पादक मूल्य सूचकांक सुर्खियों में क्यों? नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र के नेतृत्व में 18 सदस्यों वाला एक नया कार्य समूह गठित किया गया है। यह प्रस्तावित उत्पादक मूल्य सूचकांक की समीक्षा करेगा। थोक मूल्य सूचकांक WPI से PPI में स्थानांतरण के लिए एक रोडमैप सुझाएगा। उत्पादक मूल्य सूचकांक के बारे में, यह उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत बदलाव को मापता है जो घरेलू बाजार में बेची जाती हैं या निर्यात की जाती हैं, जिनकी समाप्ति उत्पादकों को प्राप्त होती है। 2 प्रकार। आउटपुट PPI, यह वस्तुएं सेवाएं उत्पादन के लिए स्थल से बाहर निकलती हैं, इनकी PPI। इनपुट PPI, जब वस्तुएं सेवाएं उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश करती हैं,
WPI की जगह PPI को अपनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि WPI में एक ही उत्पाद की दोहरी गणना की वजह से मल्टीपल गणना संबंधी पूर्वाग्रह मौजूद होता है। WPI में निर्यात और आयात शामिल नहीं है। WPI में सेवा क्षेत्र भारत की GDP का लगभग 55% भी शामिल नहीं किया जाता है। भारत PPI की ओर क्यों बढ़ रहा है? भारत सरकार थोक मूल्य सूचकांक WPI की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI अपनाने की दिशा में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यह वैश्विक मानकों के अनुरूप है। स्पष्ट डेटा PPI में कर टैक्स शामिल नहीं होते। इससे RBI को यह समझने में आसानी होती है कि महंगाई उत्पादन लागत बढ़ने से हुई है, जिसे ब्याज दरों से नियंत्रित किया जा सकता है, या सरकारी टैक्स बढ़ने से, जिसे ब्याज दरों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। समय से पहले संकेत PPI महंगाई के संकेत WPI और CPI से पहले देता है, इसलिए यह एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। तुलनात्मक सारणी WPI बनाम CPI बनाम PPI। विशेषता थोक मूल्य सूचकांक WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI। मापन का बिंदु WPI में बिक्री का पहला बड़ा बिंदु थोक बाजार, CPI में बिक्री का अंतिम बिंदु खुदरा दुकानें, PPI में फैक्ट्री गेट उत्पादन स्तर। कौन जारी करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। WPI को वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, CPI को राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। प्रस्तावित DPIIT नीति आयोग के अंतर्गत कार्य समूह PPI। शामिल मदें वस्तुएं, केवल वस्तुएं सेवाएं शामिल नहीं। और CPI में वस्तुएं और सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, किराया आदि सब शामिल है। PPI में वस्तु और सेवा कर संरचना, थोक व्यापारियों द्वारा चुकाए गए कर शामिल। CPI में उपभोक्ता पर लगने वाले सभी कर शामिल। PPI में कर शामिल नहीं, शुद्ध उत्पादन लागत को दर्शाता है। मुख्य उपयोग WPI का GDP डिफ्लेटर का आकलन अनुबंधों के मूल्य समायोजन में किया जाता है। CPI का मुख्य उपयोग महंगाई लक्ष्य निर्धारण, RBI का मुख्य सूचक महंगाई भत्ता DA में उपयोग किया जाता है। खुदरा स्तर तक पहुंचने से पहले महंगाई के मूल्य कारणों की पहचान। वर्तमान आधार पर 2011-12 से WPI का मानक निकलता है। CPI का 2012 से और PPI का भारत में अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ। PPI भारत में अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ। संबंधित सुर्खियाँ। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI फॉर AL बनाम RL। भारत सरकार के श्रम ब्यूरो ने कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, AL और RL नंबर के लिए आधार वर्ष को संशोधित करके 2019 =100 कर दिया है। यह पुरानी CPI, AL, RL आधार वर्ष 86-87 =100 सीरीज की जगह शुरू की गई है। इस केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है। कृषि श्रमिक वह व्यक्ति जो एक या अधिक कृषि कार्यों में संलग्न है और नकद, वस्तु रूप में या दोनों के मिश्रित रूप में मजदूरी प्राप्त करता है। ग्रामीण श्रमिक वह व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि या गैर कृषि कार्यों में शारीरिक श्रम करता है और इसके बदले नकद, वस्तु या दोनों रूप में मजदूरी प्राप्त करता है। निर्धनता और असमानता। बहुआयामी निर्धनता सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन
डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI ने वर्ष 2025 की वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: बहुआयामी निर्धनता 109 देशों की 6.3 बिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन 18.3% लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। निर्धनता और जलवायु जोखिम: निर्धनता और जलवायु संबंधी आघात एक दोहरा बोझ उत्पन्न करते हैं। निर्धनता लोगों को जलवायु खतरों के प्रति अधिक सुभेद बनाती है। ये खतरे बदले में निर्धनता और अधिक गहन एवं चिरकालिक बनाते हैं। भारत में निर्धनता 2005-06 में भारत की 55.1% जनसंख्या निर्धन थी। यह निर्धनता अनुपात 2019 और 2021 में घटकर 16.4% रह गया तथा लगभग 41.4 करोड़ लोग निर्धनता से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। वैश्विक MPI की कार्यप्रणाली। वंचना संकेतन: वैश्विक MPI की गणना शुरू करने के लिए प्रत्येक परिवार और उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वंचना प्रोफाइल बनाया जाता है। इसमें मानव विकास के 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित 10 संकेतन शामिल होते हैं। नीचे दी गई तालिका देखें। क्या है? किसी व्यक्ति का वंचना स्कोर उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली सभी भारांश युक्त वंचनाओं का कुल योग होता है। वैश्विक MPI उन लोगों को बहुआयामी निर्धन के रूप में वर्गीकृत करता है जिनका वंचना स्कोर 1/3 33.3% या उससे अधिक होता है। MPI मान या निर्धनता की व्यापकता बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात और निर्धनता की तीव्रता या बहुआयामी निर्धन लोगों में औसत वंचना स्कोर का गुणनफल है। सरल शब्दों में MPI H/A। MPI को समायोजित हेड काउंट अनुपात भी कहा जाता है और इसमें बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन करने वाले लोगों का हिस्सा, व्यापकता या हेड काउंट और उनकी वंचना की सीमा, तीव्रता दोनों शामिल होते हैं। MPI का मान 0 से 1 के बीच होता है और उच्च मान उच्च निर्धनता का सूचक है। 10 संकेतक: पोषण 1.6, बाल मृत्यु दर 1.6, स्वास्थ्य 1/6, स्कूली शिक्षा के वर्ष 1/6, स्कूल उपस्थित 1/6, शिक्षा 1/3, जीवन स्तर 1/3, खान पकान का ईंधन 1.18, स्वच्छता 1/18, पीने का पानी 1/18, बिजली 1/18, आवास 1/18, संपत्ति 1/18। निर्धनता के 3 आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य में 6 में से 1/6 पोषण है। बाल मृत्यु दर 1/6, स्कूली शिक्षा 1/6, स्कूली से उपस्थित 1/6। नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक पद्धति। इस सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अलियाकर फास्टर पद्धति का प्रयोग किया गया है, जो वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में भी प्रयुक्त होती है। इसमें वैश्विक MPI के सभी 10 संकेतकों यथावत रखा गया है और 2 अतिरिक्त संकेतक मात्र स्वास्थ्य और बैंक खातों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय MPI मूल्य। वैश्विक MPI की तरह राष्ट्रीय MPI मूल्य की गणना हेड काउंट अनुपात और निर्धनता की तीव्रता के गुणनफल द्वारा की जाती है। संकेतक। वैश्विक MPI की तरह भारत का राष्ट्रीय MPI भी 3 समान भारित आयामों अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित है, जिन्हें 12 संकेतकों के माध्यम से मापा जाता है।
विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 सुर्खियों में क्यों? हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 जारी की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। वैश्विक स्तर पर संपत्ति में हिस्सेदारी। वैश्विक जनसंख्या के शीर्ष 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग 95% हिस्सा है। निचले स्तर की 50% जनसंख्या के पास केवल 2% हिस्सा है। आय का अंतर। वैश्विक आय अर्जित करने वालों में शीर्ष 10% की आय शेष 90% की संयुक्त आय से भी अधिक है। वैश्विक जनसंख्या के सर्वाधिक निर्धन आधे हिस्से की कुल वैश्विक आय अर्जन का 10% से भी कम प्राप्त होता है। भारत शीर्ष 10% आय अर्जक राष्ट्रीय आय का 58% प्राप्त करते हैं, जबकि निचले स्तर के 50% को राष्ट्रीय आय का केवल 15% प्राप्त होता है। असमानता का मापन। कुजनेट्स अनुपात समाज के ऊपरी और निचले वर्गों के बीच आय के अंतर को दर्शाता है। यह शीर्ष आय वर्ग की आय को निचले आय वर्ग की आय में विभाजित करके निकाला जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, असमानता उतनी ही अधिक होगी। पाल्मा अनुपात। कुजनेट अनुपात का ही एक विशेष रूप है, इससे अधिक व्यवहारिक माना जाता है। पाल्मा अनुपात में शीर्ष 10% लोगों की आय को निचले 40% लोगों की आय से विभाजित किया जाता है। संपत्ति के संदर्भ में अत्यधिक असमानता। सबसे अमीर 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 65% हिस्सा है, जबकि अकेले शीर्ष 1% के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है। गिनी सूचकांक। गिनी सूचकांक दर्शाता है कि किसी देश में आय, संपत्ति या उपभोग का वितरण व्यक्तियों या परिवारों के बीच कितना समान है। इसका मान 0 से 100 के बीच होता है। 0 का अर्थ है पूर्ण समानता, सबको बराबर हिस्सा। 100 का अर्थ है पूर्ण असमानता, एक व्यक्ति के पास सारी आय, संपत्ति, उपभोग और बाकी के पास कुछ भी नहीं। लॉरेंज वक्र। गिनी सूचकांक को लॉरेंज वक्र की सहायता से समझाया जाता है। विशिष्ट लॉरेंज वक्र। असमानता की रेखा 45 डिग्री। निम्नतम से उच्चतम आय वाले लोगों का संचयी हिस्सा। अर्जित आय के संचयी हिस्सा YH अंश में। भारत में वित्तीय समावेशन सुर्खियों में क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में बढ़कर 67 हो गया, जो 2021 से अब तक 24.3% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में RBI का FI इंडेक्स भारत में वित्तीय समावेशन का एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। सूचकांक का स्कोर यह 0 से 100 के स्केल प्रदान करता है। 0 का अर्थ वित्तीय समावेशन के पूर्ण रूप से वंचित है और 100 का स्कोर अर्थपूर्ण वित्तीय समावेशन है। कोई आधार वर्ष नहीं, इसे 2021 के हर साल जारी किया जाता है। यह वर्षों से वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों के योगदान और प्रगति की सूचना प्रदान करता है। सूचकांक की संरचना। इसमें 3 व्यापक पैरामीटर उपसूचक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक उपसूचकांक लिए भारांश निर्धारित हैं और इनके कई संकेतन हैं। उपसूचकांक संकेतन, भारांश, विवरण और घटक। पहुंच संकेतन 35% यह वित्तीय समावेशन के आपूर्ति पक्ष को दर्शाता है। बैंकिंग, डिजिटल पेंशन और बीमा सेवाओं हेतु भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता पर केंद्रित है। उपयोग संकेतन 52, भारांश 45% यह वित्तीय समावेशन के मांग पक्ष का प्रतिनिधि करता है। यह मापता है कि व्यक्ति कितनी बार वित्तीय संरचना के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि UPI लेनदेन की मात्रा। गुणवत्ता संकेतन 19, भारांश 20% यह वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता का आकलन करता है। इसमें नागरिकों को वित्तीय सेवाओं, उनके विधिक अधिकारों और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के विषय में शिक्षित करने
के प्रयासों को समाहित किया जाता है। भारत में सार्वजनिक ऋण सुर्खियों में क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते सार्वजनिक ऋण को रेखांकित किया है। अन्य संबंधित तथ्य FSR रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की उप समिति द्वारा भारत की वित्तीय प्रणाली की ताकत, इनकी स्थिरता के समस्त जोखिमों का आकलन प्रस्तुत करती है। FSDC की स्थापना 2010 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें RBI, SEBI, PFRDA और IRDAI जैसी विनियामक संस्थाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वय बनाए रखना। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। भारतीय वैश्विक समृद्धि का नेतृत्व कर रहा है। मजबूत वित्तीय संस्थान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात और निवल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात कम होकर क्रमशः 2.3% और 0.5% हो गए, जो विगत कई दशकों में सबसे कम है। बढ़ता सार्वजनिक ऋण 2025 में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद GDP का 80% से अधिक हो रहा है, जो अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी अधिक है। भारत में सार्वजनिक ऋण के बारे में। सार्वजनिक ऋण का राष्ट्रीय ऋण भी कहते हैं। यह सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य संस्थाओं द्वारा निजी क्षेत्र और विदेशी सरकारों के लिए गए ऋण की कुल संचित राशि है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों का ऋण शामिल होता है, लेकिन अंतर सरकारी देनदारियां एक सरकार का दूसरी सरकार पर बकाया ऋण शामिल नहीं होता है। सार्वजनिक ऋण दो प्रकार का होता है। आंतरिक ऋण, भारत में ही लाया गया ऋण। बाह्य या विदेशी ऋण, विदेशी स्रोतों से लिया गया ऋण। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत के कुल सार्वजनिक ऋण 18,174,284 करोड़ रुपयों में से 96.59% आंतरिक और 3.71% बाह्य ऋण है। बाह्य ऋण के बारे में। संरचना कंपोजिशन। बाह्य ऋण में अमेरिका डॉलर 54.2% की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। इसके बाद भारतीय रुपया 31.1%, जापानी येन और SDR का स्थान रहा। उधारकर्ता गैर वित्तीय निगमों, केंद्रीय बैंक को छोड़कर की हिस्सेदारी सबसे अधिक 35.5% रही। इसके बाद जमा स्वीकार करने वाले निगम 27.5% और सामान्य सरकार 22.9% का स्थान रहा। ऋण साधन, ऋण सबसे बड़ा घटक रहा। इसके बाद मुद्रा और जमा रहे। उच्च सार्वजनिक ऋण के संभावित प्रभाव। ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ना, राजकोषीय गुंजाइश सीमित होना, मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ना, निजी निवेश पर प्रभाव होना, आर्थिक वृद्धि, पीढ़ीगत न्याय पर नकारात्मक प्रभाव। भारत में सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन का विधिक फ्रेमवर्क। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2023। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे और फिर ऋण को मध्यम अवधि में विहनीय स्तर तक कम करने के लिए कानूनी प्रावधान करना है। इसके तहत 2024-25 तक केंद्र सरकार के ऋणों को GDP के 40% और कुल सार्वजनिक ऋण को GDP के 60% तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। RBI अधिनियम 1934। इस अधिनियम की धारा 20 के तहत RBI को केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने का दायित्व दिया गया है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006। यह अधिनियम सरकारी प्रतिभूतियों और RBI द्वारा उनके प्रबंधन में संबंधित कानून में संशोधन करता है। वह संशोधन के बाद सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944 सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू होना बंद हो गया। भारत में उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण सतत राजकोषीय घाटा। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार का घरेलू राजकोषीय घाटा 15.77 लाख करोड़ रुपये था,
जबकि संशोधित अनुमान 15.69 लाख करोड़ रुपये था। उच्च राजस्व व्यय कुल व्यय 45.56 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें से राजस्व व्यय 36.04 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया। बाह्य ऋण में वृद्धि। आरबीआई के अनुसार भारत का बाह्य ऋण मार्च 2024 के अंत में $668.8 बिलियन था, जो मार्च 2025 के अंत तक 10% की वृद्धि के साथ $736.3 बिलियन हो गया था। महामारी के दौरान व्यय। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य देखभाल और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर व्यय बढ़ने के कारण केंद्र सरकार के ऋण में वृद्धि हुई। सार्वजनिक ऋण, आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण में विपणन योग्य प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां, जी-सेक, ट्रेजरी बिल एवं नकद प्रबंधन बिल। गैर विपणन योग्य प्रतिभूतियां, मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल तथा लघु बचत योजनाओं के विरुद्ध जारी विशेष प्रतिभूतियां आदि। बाहरी ऋण। अधिकांश बाहरी ऋण अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय विकास एजेंसियां यथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDB), राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा एशियाई विकास बैंक आदि से प्राप्त किया जाता है। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। सुर्खियों में क्यों? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना को शुरू हुए 1 दशक पूरा हो गया है। अमृत के बारे में। मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना विवरण। इस योजना की शुरुआत चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में की गई थी। इसका उद्देश्य जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थल और पार्क और गैर मोटर चलित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करना है। 2021 में अमृत का विलय अमृत 2.0 में कर लिया गया, जिसमें शहरी परिवहन घटक को इसके दायरे से बाहर रखा गया। अमृत 2.0 केवल जल और सीवरेज पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य वैधानिक शहरों के सभी घरों को नल का जल उपलब्ध कराना और 500 अमृत शहरों में सीवरेज प्रबंधन को बेहतर बनाना। प्रमुख घटक पेय सर्वेक्षण या शहरों में जल आपूर्ति, पुनः उपयोग, सीवरेज और जल निकाय संरक्षण के लिए सेवा स्तर मापदंडों का मूल्यांकन करने वाली एक प्रतियोगिता आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया है। व्यवहार परिवर्तन संबंधी संचार। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। प्रौद्योगिकी उपमिशन। इसमें विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन की गई पायलट परियोजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप्स, विचारों और निजी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। अमृत 2.0 अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। प्रमुख उद्देश्य सार्वभौमिक जल आपूर्ति, समस्त वैधानिक नगरों में कवरेज सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक घर हेतु पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुलभता स्थापित करना। 100% सीवेज प्रबंधन। 500 चयनित अमृत शहरों में पूर्ण सेप्टेज प्रबंधन प्रणालियों का प्रभाव कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। जल सुरक्षित शहर, जल निकायों का कायाकल्प एवं पुनरुद्धार, शहरी जलभृत प्रबंधन, वर्षों जल संचयन, पेयजल सर्वेक्षण। अन्य विशेषताएं। सार्वजनिक निजी भागीदारी। PPP परियोजना। जिन शहरों की आबादी 1 मिलियन से अधिक है उनके लिए अनिवार्य परिणाम आधारित फंडिंग। इसके तहत शहरों को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करना हो। सामुदायिक भागीदारी। विशेष रूप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह पर जोर दिया गया। जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। यह कार्य उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने किया जा रहा है। निगरानी।
राष्ट्रीय स्तर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति निगरानी करती है। राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति निगरानी करती है। अमृत के तहत शामिल अन्य प्रमुख पहलें: जल ही अमृत, जल के सुरक्षित उपचार पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अमृत मित्र समुदायों के जल प्रबंधन से जुड़े कौशल विकसित करने और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित करने की पहल। अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम: भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिकन 30.5 ट्रिलियन डॉलर, चीन 19.2 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर और भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर। GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। किसी निश्चित समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष, में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को कहते हैं। GDP की तुलना सैद्धांतिक विधियाँ फोकस, उत्पादन एवं मूल्य वर्धन विधि। उत्पादन पक्ष, दोहरी गणना से बचने के लिए प्रत्येक चरण पर जोड़ा गया मूल्य मापा जाता है। व्यय विधि, मांग पक्ष, अर्थव्यवस्था में किए गए कुल अंतिम खर्च को जोड़ा जाता है। आय विधि, आय पक्ष, उत्पादन कारकों से प्राप्त आय का योग, वेतन प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस लाभ। भारत GDP की आधिकारिक पद्धति: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय लेखा प्रणाली इसने 2008 मानकों का अनुपालन करता है। बाजार मूल्य पर GDP मूल्य, कीमतों पर GVA प्लस शुद्ध उत्पाद कर GVA, सकल मूल्य संवर्धन 8 प्रमुख क्षेत्रों कृषि, खान, निर्माण आदि के लिए गणना की जाती है। GDP GVA प्लस उत्पादों पर कर माइनस उत्पादों पर सब्सिडी, निबल उत्पाद कर जैसे GST, उत्पाद शुल्क, उत्पाद सब्सिडी जैसे खाद्य और उर्वरक सब्सिडी। डेटा के स्रोत: कॉर्पोरेट क्षेत्र, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, पारंपरिक फैक्ट्री सर्वेक्षणों के बजाय MCA 21 डेटाबेस कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में दाखिल वित्तीय रिटर्न का उपयोग करता है। असंगठित क्षेत्र, ऐतिहासिक रूप से श्रम बल सर्वेक्षण या उद्यम सर्वेक्षण के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है। आधार वर्ष 2022-23 में बदलाव: आधार वर्ष वास्तविक GDP गणना के लिए कीमतों को स्थिर किया जाता है ताकि महंगाई का प्रभाव हटाया जा सके। 2011-12 से 2022-23 में बदलाव: यह बदलाव प्रोफेसर BN गोल्डर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। समग्र आय की उप श्रेणियों की प्रवाह चार्ट: GDP, GNP, NPA, बाजार कीमतों पर कारक लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद, NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध कार्य आय, D मूल्यह्रास, ID अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, अवतरित लाभ माइनस निगमों द्वारा बचा कर रखा गया लाभ, NIH परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान, CT निगम कर, TRH परिवारों को प्राप्त हस्तांतरण भुगतान माइनस जैसे पेंशन या छात्रवृत्ति, PTP व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस जैसे आयकर, NP गैर कर भुगतान माइनस जैसे जुर्माना शुल्क आदि। MOSPI ने कैपेक्स
पूंजीगत व्यय सर्वेक्षण जारी किया। निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय निवेश लक्ष्यों पर फॉरवर्ड लुकिंग सर्वेक्षण केपेक्स सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2000 के तहत आयोजित किया गया था। यह राष्ट्रीय सब्सिडी कार्यालय एनएसओ द्वारा आयोजित अपनी तरह का पहला सर्वेक्षण था। ध्यातव्य है कि एनएसओ सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय की एक सांख्यिकी शाखा। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष: वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय केपेक्स 66% बढ़कर लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र के कुल पूंजीगत व्यय में विनिर्माण उद्यमों का योगदान 48% था। पूंजीगत व्यय के बारे में परिभाषा: पूंजीगत व्यय का वह धन है जो सरकार मशीनरी, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च करती है। पूंजीगत व्यय में निम्नलिखित पर खर्च किया गया धन शामिल है: अचल और अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, मौजूदा परिसंपत्तियों का उन्नयन, मौजूदा परिसंपत्तियों की मरम्मत और ऋण का भुगतान। पहलू: पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय प्रकृति भविष्य के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता या देनदारी कम नहीं करता। पूंजीगत व्यय में अवधि: एक मुश्त या कभी कभार व्यय करना। राजस्व व्यय चालू आवर्ती व्यय। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानक: भारत को 2025-27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञ अंतर सरकारी कार्यालय ISAR में निर्विरोध चुना गया। ISAR के बारे में ISAR एक स्थायी अंतर सरकारी कार्यदल है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को वित्तीय रिपोर्टिंग, गैर वित्तीय डिस्क्लोजर की गुणवत्ता में सुधार करने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में सहायता करना। जनादेश: सदस्य देशों को वित्तीय रिपोर्टिंग तथा गैर वित्तीय प्रकटीकरण जैसे पर्यावरण मुद्दे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की गुणवत्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय तुलना में सुधार करने में सहायता करना। मिशन: नीतिगत ढांचों और मार्गदर्शक उपकरणों के माध्यम से कॉर्पोरेट पारदर्शिता और लेखांकन में उत्तम विधियों को बढ़ावा देकर निवेश, विकास और आर्थिक स्थिरता को सुगम बनाता। सत्र: ISAR का प्रत्येक वर्ष जिनेवा में सत्र आयोजित करता है। इसमें कंपनियों के लेखांकन और रिपोर्टिंग से जुड़े नए मुद्दों पर चर्चा की जाती है। सदस्य: ISAR में 34 औपचारिक सदस्य होते हैं। ये 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इन सदस्यों में शामिल 9 अफ्रीकी देश, 7 एशियाई देश, 6 लैटिन अमेरिकी देश, 3 पूर्वी यूरोपीय देश, 9 पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य। मानव विकास रिपोर्ट 2025: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की है। यह रिपोर्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI शीर्षक से जारी की गई है। रिपोर्ट का यह शीर्षक रेखांकित करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मानव अधिकार के अगले चरण को शिक्षा देने में कितनी अहम भूमिका निभा रही है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। भारत की मानव विकास सूचकांक HDI रैंकिंग। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में विश्व के 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत की रैंकिंग 3 स्थानों का सुधार हुआ है। भारत अभी भी मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में बना हुआ है। भारत का HDI स्कोर 0.685 है। जीवन प्रत्याशा: भारत में जीवन प्रत्याशा 2023 में बढ़कर 72 वर्ष हो गई। HDI गणना की शुरुआत के बाद से भारत में यह सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। शिक्षा: भारत में स्कूली शिक्षा में व्यतीत की गई औसत अवधि का अब 13 वर्ष है। 1990 में यह अवधि 8.2 वर्ष थी। प्रगति के बावजूद चुनौतियां: राष्ट्रीय आय
विश्व में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय रैंकिंग HDI रैंकिंग से 7 स्थान नीचे है। असमानता, पुरुषों एवं महिलाओं के बीच असमानता अब भी अधिक है। उदाहरण के लिए लैंगिक समानता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 102वीं है। भारत की निम्न रैंकिंग पर जन स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था अच्छी नहीं होने, राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व और कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी का संकेत देती हैं। मानव विकास की वैश्विक स्थिति, वैश्विक स्तर पर मानव विकास की प्रगति 1990 के बाद से सबसे धीमी रही है। निम्न और अत्यंत उच्च HDI रैंकिंग वाले देशों के बीच असमानता चौथे वर्ष बढ़ी है। 3 प्रमुख आयाम और संकेतन। HDI का मान निम्नलिखित 3 आयामों के तैयार किए गए मानवीकृत सूचकांक 0 से 1 के बीच ज्यामितीय औसत के रूप में निकाला जाता है। आयाम, संकेतन, उद्देश्य, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दीर्घायु एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को मापता है। ज्ञान तक पहुँच, औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष 25 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क, अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष बच्चे, साक्षरता और शैक्षिक उपलब्धि को मापता है। जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति GNI PPP क्रय शक्ति और गरिमापूर्ण जीवन स्तर को मापता है।